नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो डिस्कशन हम करेंगे वो दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट म्यूज़िक का क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रैक्टिस करना क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे फिर वो सैम्पल पेपर हो या फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है चाहे वो हो। ठीक है, तो आज हम म्यूज़िक का जो हमारा पेपर 2 जो है उसका ही क्वेश्चन पेपर जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 7 मात्रा की ताल कौन सी है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, हमें पता है 7 मात्रा की ताल जो है वो रूपक तो होती ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम सी देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे है तो रूपक तो होगा ही। और आपको पता होगा कि दादरा जो है वो 6 मात्रा की ताल है, तो ए भी जहाँ पे है वो हट जाएगा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है सेकंड। मतलब तीव्रा और रूपक जो है वो कितने मात्रा की ताल होती है? 7 मात्रा की ताल होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचदशा गमक इनमें से कौन सा है। तो आपने मेरा गमक वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पंचदशा गमक के बारे में तो बताया ही है, साथ ही साथ जो दक्षिण भारतीय संगीत में जिन गमकों का प्रयोग होता है वो टोटल 10 हैं, उनके बारे में भी बताया है। हमारे यूनिट 1 में हमें पढ़ने के लिए दिया हुआ है, इसीलिए गमक के बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर चाहे वो उत्तर भारतीय संगीत में जो गमक का प्रयोग होता है वो, चाहे फिर वो दक्षिण भारत के संगीत में होता है। तो देखिए, जो पंचदशा गमक है वो है हमारा तिरप। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो है वो राइट आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिरोभाव का अर्थ क्या है। ठीक है, मूल राग में वादी स्वर बदल लेना या मूल राग को कुछ समय के लिए छिपा देना, मूल राग के संवादी स्वर को बदल देना या मूल राग में विवादी स्वर लगा देना। देखिए, मूल राग में वादी स्वर बदलेंगे तो पूरा मूल राग का स्वरूप ही बदल जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। वैसे ही अगर संवादी को चेंज करेंगे तो हमारा जो मूल राग है उसका पूरा स्वरूप जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए, विवादी सेम ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या है? मूल राग को कुछ समय के लिए छिपा देना ही क्या है? तिरोभाव है। और मूल राग को फिर दोबारा से वापस लेके आ जाना क्या है? आविर्भाव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इधर देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है ये रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रिसर्च का क्वेश्चन ये पूछा गया है। इन केस एनी स्कॉलर हैज़ कोट द extract of any source in his studies already provided elsewhere, it is called secondary source. In research, direct use of source is said to be primary one. तो देखिए, रिसर्च के जो सोर्सेज है ना उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रखा है। एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। तो आपको पता होगा प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो एकदम हम अपने रिसर्च में डायरेक्ट जिन सोर्स का यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है? प्राइमरी हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है ना। आर तो सही है। ए भी देखते हैं। ए में लिखा है जो हम किसी और का, लिखा है ना, अगर कोई स्कॉलर एक्सट्रैक्ट जो है वो किसी और की स्टडी से अगर वो कॉपी करता है या फिर उसमें अपने रिसर्च में डालता है तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है 1, क्योंकि ए और आर दोनों ही करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। अब देखिए, ये रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसीलिए रिसर्च जो है वो पेपर 1 में भी पूछा जाता है। ऑब्वियसली पेपर 1 में तो पूछा ही जाएगा, बट पेपर 2 के अंदर भी पूछा जाता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट आप अपना रिसर्च वाला जो सेक्शन है, चाहे फिर वो पेपर 1 के लिए ही क्यों ना हो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि अगर आप पेपर 1 में रिसर्च को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पेपर 2 में भी वो हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ललित कला की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, पुस्तक पठन जो है वो ललित कला की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है, तो 2 जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत द्वारा वर्णित रस के वर्णन में निम्नलिखित में से कौन सा रस सम्मिलित नहीं है। देखिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और अगर आपने मेरा रस वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में आपको ये समझा भी रखा है
इवन क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करवाए हैं उसमें भी मैंने आपको समझाया हुआ है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बीपीएससी म्यूज़िक के लिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इवन जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उन क्वेश्चन पेपर को रेफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, है ना। तो देखिए भरत जी ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के अंदर जिन रसों का वर्णन नहीं किया है वो कौन से हैं? एक तो शांत रस है जो इधर ऑप्शन में ऑब्वियसली नहीं दिया है, और एक रस है वात्सल्य। तो 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये भी रस से क्वेश्चन पूछा गया है ना। जो हमारा एस्थेटिक वाला पोर्शन होगा उसी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पूछा गया है कि ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी जो है वो हमें एरिस्टोटल ने दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न को चुनिए। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए रविशंकर जी जो हैं वो एक सितार वादक हैं, आप लोगों को पता होगा, और निखिल बैनर्जी जो हैं वो भी एक सितार वादक हैं, विलायत खान जी भी सितार वादक हैं। ये जो सोनल मान सिंह है ये कोई सितार वादक नहीं है, तो ये क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। भिन्न का मतलब है जो इधर इनमें से सबसे अलग है, तो ये अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्ता आयता मृदु मध्य। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो आप ये बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये जो नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये श्रुति की जातियां हैं, ठीक है। तो 3rd इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी गायन का समापन किया जाता है। तो देखिए ठुमरी गायन का जो समापन है वो लग्गी लड़ी से किया जाता है, तो 2nd ऑप्शन जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट है अंग द्रुत का अक्षर काल है। तो अंग द्रुत का अक्षर काल क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ताल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर आपने ताल के 10 प्राण को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। पर अगर आपने नहीं पढ़ा है, मतलब आपने अगर ताल के पोर्शन को निग्लेक्ट किया है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ताल के जो 10 प्राण हैं या ताल से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं उनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद वृंद का अन्य नाम क्या है। तो देखिए वाद वृंद का अन्य नाम है कुतब, जो कि भरत जी ने यूज़ किया था। ओके, वाद वृंद का मतलब होता है ऑर्केस्ट्रा। कुतब से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए फिर से रिसर्च थीसिस का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, मतलब रिसर्च सेक्शन से क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा जा रहा है कि जब हम थीसिस लिखते हैं तो उसके एंड में कौन से एलिमेंट है जो डालते हैं, ठीक है, सबसे एंड में, मतलब थीसिस के सबसे एंड में। तो देखिए इंडेक्स तो सबसे पहले आता है, तो ये तो नहीं होगा। प्रीफेस भी सबसे पहले आएगा, तो ए और बी जहाँ है उनको हटा देते हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कंटेंट का मतलब है जो शुरुआत में हम बताते हैं ना, चैप्टराइजेशन करते हैं कि हम ये लिखेंगे, तो कंटेंट भी देखिए एंड में थोड़ी आता है, वो सबसे पहले आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो डी यहाँ पे है, इसको हटाते हैं, तो मतलब बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स जो है वो सबसे एंड में आता है। सो 4th इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए ये फोक म्यूज़िक से क्वेश्चन पूछा है, मतलब लोक संगीत का ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा जा रहा है कि भवैया कहाँ का लोकगीत है। तो भवैया जो है वो बंगाल का लोकगीत है। नेक्स्ट देखिए फिर से रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया है, रिसर्च हाइपोथेसिस मीन्स। अब ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन, लॉजिकल अजम्पशन, तो ये हमारा जो है सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकवाद्यों में तंत्रीवाद का प्रकार क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है फोक म्यूज़िक से ही, उसके अंदर जो हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन है उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो तारवाद्य पूछ रहे हैं जो लोकवाद्य में यूज़ होता है, तो वो है नंदुनी। ओके, ये देखिए याद करने वाली चीज़ें हैं। आई नो ये नाम थोड़े अटपटे से हैं, बट आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएँ। कटपायदी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए आपका यूनिट 1 के अंदर सिलेबस में जो टर्म दे रखी है ये सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये एक तरीके से मेलों के नाम व संख्या जानने का सिद्धांत है। तो फर्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, और ये दक्षिण भारतीय संगीत में इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में,
असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि मतलब सीक्वेंस में, कि सबसे पहले क्या आया होगा उस सीक्वेंस में इसको हमें लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली ध्वनि सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद नाद होगा, फिर श्रुति और फिर स्वर। तो 3 जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घसीट इज रिलेटेड टू। अब देखिए घसीट जो है वो सितार से रिलेटेड है, तो सेकंड जो है हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए निम्नलिखित में से जो राजस्थान का लोक नृत्य है वो क्या है, कच्छी घोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पखावज की ताल कौन सी है। तो चलिए देखते हैं, धमार ताल तो बिल्कुल पखावज की ही ताल है। ठीक है, तो डी देखते हैं कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ भी है। ओके, तो ये ऑप्शन तो पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सूल ताल है ना वो भी एक पखावज की ताल है। ठीक है, तो बी और डी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए और यही राइट आंसर है। ठीक है, सूल ताल जैसे हमारा ध्रुपद हम गाते हैं ना, हम 4 ताल में गाते हैं, तो उसी तरीके से सूल ताल में भी ध्रुपद गाए जाते हैं। तो सूल ताल जो है उसका प्रयोग ध्रुपद गायन के लिए होता है। अब देखिए फिर से रिसर्च का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ये तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिसर्चर्स इन आर्ट सब्जेक्ट नेवर अटेम्प्ट एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन इंटरवेंशन और डाटा बेस्ड रिसर्च। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारे आर्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है ना कि हम एम्पेरिकल रिसर्च नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो आर्ट्स के क्षेत्र में भी की जाती है। तो ये जो रीजनिंग दे रखा है ना ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, मतलब क्योंकि ए तो करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र संगीत में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए। देखिए ढोलक भी होता ही है ना, और इसराज भी होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए, बट जो राइट ऑप्शन आंसर की में दे रखी थी वो है इसराज। सो हम इसको ही अभी मान के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलंबन तथा उद्दीपन किसके भेद हैं। अब देखिए ये रस और भाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने मेरा रस वाला वीडियो देखा है और मैंने रस और भाव से रिलेटेड ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे एक थ्योरी का पीडीएफ जो है वो शेयर किया है। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आप उस पीडीएफ का एक्सेस जो है वो ले पाएँ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ये विभाव के भेद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस ग्रंथ में श्रुति के संबंध में ये कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ये सीधा सीधा श्लोक यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है, वो भी ग्रंथ से उठा के डाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगीत रत्नाकर। ठीक है, ये जो श्लोक है वो संगीत रत्नाकर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे संगति वाले राग निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए अगर आपने मेरा राग वाला जो वीडियो है वो देखा हुआ है तो मैंने उसमें आपको बता रखा है कि पारे संगति जो है वो छायानट के अंदर यूज़ होती है। तो देखिए डी ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। डी ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन तो हम बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए शुद्ध कल्याण के अंदर भी पर एक ही संगति जो है वो यूज़ होती है और गौड़ सारंग में भी होती है। अगर आप जानते ही होंगे कि ये परे क्या है, ये परे जो है ना ये एक कल्याण अंग है ना। तो देखिए शुद्ध कल्याण में भी ये है और इवन गौड़ सारंग के अंदर भी है, पर लोग कामोद से भी इसको क्या करते हैं, रिलेट करने लगते हैं और सोचते हैं कि पारे कामोद में भी यूज़ होता है, पर ऐसा नहीं है। कामोद राग के अंदर रे पा की संगति जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है और प्रमुख वही है। पर ए की संगति बिल्कुल कामोद राग में प्रमुख या प्रयोग नहीं होती है, तो कामोद नहीं होगा इसका आंसर। तो जो राइट आंसर है वो है शुद्ध कल्याण, गौड़ सारंग और छायानट। तो सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव गीतियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में। देखिए ध्रुव के बारे में भरत जी ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है और उन्होंने ध्रुव का संबंध जो था वो नाट्य से बताया था। तो थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुर सिंगार की रचना किसने
की है। तो देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रचना जो है वो ज़फ़र खान जी ने की है। ओके, तो सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों को शाम से सुबह के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब देखिए शाम से हमें सुबह में लेके जाना है। ओके, शाम का सबसे पहला राग जो है इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो मारवा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मारवा जो है वो शाम के 4 से 7 के बीच में गाया जाता है। मैंने मारवा थाट के रागों के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है हाल ही में, तो देखिए उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि कैसे मारवा पहले गाया जाता है और यमन जो है वो बाद में गाया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मारवा का समय ही ऐसा है। मारवा का समय क्या है, शाम के 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, और यमन का समय क्या है, रात्रि के प्रथम प्रहर में है। पर मारवा का समय है संधि प्रकाश रागों के समय के आधार पे है। तो उस हिसाब से देखेंगे यमन इसका आंसर पहले नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले मारवा होना चाहिए। तो देखते हैं वो कहाँ पे है। तो देखिए जहाँ पे ए है हम उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो हम इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें मारवा ही चाहिए, ए चाहिए मतलब। तो देखिए इधर है और इधर है। ओके, तो देखिए बागेश्वरी जो है वो यमन के बाद गाया जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ए के बाद यमन होगा, फिर बागेश्वरी होगा, फिर मालकौंस और फिर भटियार। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करें तो मेक श्योर करें कि इसको अच्छे से समझ के करें और देखें ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर आप जल्दबाजी में रहे होंगे तो सबसे पहले आपने सी उठाया होगा, इधर ये देखा होगा और इसी को टिक किया होगा, पर ये तो गलत है ना। रागों के बारे में अगर आपको पता है तो आप जानते ही हैं कि मारवा जो है वो सबसे पहले होगा शाम के रागों में, उसके बाद ये जो सीक्वेंस है वो बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में एक तारा वाद्य कौन सा है। तो अगर आपने मेरा वीणा वाला जो वीडियो है वो देखा है तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे। देखिए घोष का जो है वो उसके अंदर भी एक तार होती है, तो ए तो जहाँ पे है वो सही होगा। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तुनतुना के अंदर भी एक ही तार होती है, तो इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 पंक्तियों से युक्त चौताल में निबद्ध ध्रुपद की स्थाई जिसका आरंभ संब से हो, उसकी दुगुन तिगुन चौगुन तथा 6 गुण कितनी मात्राओं का प्रयोग होगा। तो ये पूछा जा रहा है कि अगर आप सम से लेके दुगुन तिगुन चौगुन 6 गुण मतलब पूरे सीक्वेंस में करेंगे तो वो कितनी मात्रा लेगा, किसमें, 4 ताल के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है 4 लाइन है। अगर 4 लाइन है और आपको पता है 4 ताल के अंदर 12 मात्रा होती है, तो 12 12, तो अगर हम 12 12 देखेंगे है ना, 12 इधर 12 इधर, इधर और इधर है ना। तो अगर हम दुगुन देखते हैं, देखिए दुगुन अगर हम देखेंगे तो पहले तो अगर 12 मात्रा में दुगुन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इधर भी करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 ताल में नहीं देखना है, आपको 4 ताल के अंदर भी 4 पंक्तियों में देखना है। ठीक है, तो इधर भी फिर 6 हो जाएगा, तो 6 6 12, फिर ये 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आना चाहिए ऑप्शन वो आना चाहिए 24 मात्रा। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ओके, डी, देन सी, देन ए, देन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि षडज पंचम भाव के संवाद का उल्टा ही षडज मध्यम संवाद होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बोला गया है। इसमें लिखा है यदि किसी सप्तक के पा को सा मान ले तो षडज मध्यम बन जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों ही सही है। तो 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थाई मतलब स्वरावली राग जयजयवंती से संबंधित है। तो देखिए ये तो बिल्कुल है रे ग रे सा, है ना, क्योंकि देखिए शुद्ध गा भी आ गया और कोमल गा भी आ गया, तो ये सही है। और देखते हैं, अब देखिए ये जो इधर बताया ना सारे नीसा ग रे म ग, ये क्या लग रहा है आपको, ये गौड़ सारंग लग रहा है ना। अगर आपने मेरा कल्याण थाट के रागों का जो डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो जो बनाया है वो देखा है, तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि वक्र चलन वाला जो राग है वो क्या है, गौड़ सारंग है। तो ये जो ऑप्शन है ये नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं डी कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जयजयवंती के अंदर हम
ये फ्रेज भी लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये तो नहीं लेते हैं, नीसा रेगा रेमा ग, ये नहीं लेते हैं, तो ये गलत है, ये सही है। तो ए, सी और ई सही है, तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पूर्व लगन कर्ण। अब ये कर्ण जो है, अब पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। कर्ण के लिए देखिए साइन यही होता है, और इसमें बोला है पूर्व, तो यही जो ऑप्शन है ये सही होना चाहिए। स्वर से जो पहले लग गया ना इधर, ये कर्ण जो है, गा जो है वो रे के कर्ण से आ रहा है, मतलब पूर्व है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके, हाउ मेनी विकृत स्वर हैव बीन रिफर्ड टू इन राग विभोद ग्रंथ। अब देखिए राग विभोद ग्रंथ के अंदर कितने विकृत स्वर हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राग विभोद के अंदर कितने विकृत स्वर हैं, 7 विकृत स्वर हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राग विभोद ग्रंथ किसने लिखा है और उसमें टोटल स्वर कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राग जौनपुरी के आरोह में कोमल गा को माना जाता है। अगर आपको राग जौनपुरी के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि राग जौनपुरी जो है वो सारे म जाता है, तो मतलब आरोह के अंदर ग जो है वो नहीं लग रहा है। उस हिसाब से देखेंगे तो अल्पत्व तो होगा ही और लंघन होगा, मतलब हम लांग रहे हैं, तो ये जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह भूपाल द्वारा रचित संगीत रत्नाकर की टीका है। अब देखिए संगीत रत्नाकर ग्रंथ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि सिंह भूपाल जी ने संगीत रत्नाकर का जो टीका लिखा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था संगीत सुधाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भरत के अलंकारों को इंगित कीजिए। तो देखिए सम और आवर्तक जो है वो भरत के अलंकार हैं, तो ये 4 जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर राग बसंत के अंदर हम ये फ्रेज यूज करेंगे तो कौन से राग का आभास होगा। अब देखिए जिसने रागों के बारे में अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा कि म ग म रेगा जो है ये फ्रेज जो है ना ये पूर्य धनाश्री के अंदर यूज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्य धनाश्री। ठीक है, म ग म रेगा जो है वो पूर्य धनाश्री का एक विशेष स्वर संगति है, उस हिसाब से राइट आंसर क्या है, पूर्य धनाश्री। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये इसमें बोला जा रहा है कि भिन्न को हमें चुनना है। तो देखिए ये सारे गायक हैं, ठीक है, ये सब गायक हैं। कृष्ण राव शंकर पंडित जी ये गायक हैं, भीमसेन जोशी जी भी गायक हैं, बड़े गुलाम अली खान जी भी गायक हैं, पर मुश्ताक अली खान जो हैं वो गायक नहीं है, वो एक सितार वादक रहे हैं, तो उस हिसाब से ये भिन्न होगा, तो 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आहोबल का शुद्ध सप्तक वर्तमान में किस थाट के समान है। तो देखिए आहोबल का जो शुद्ध सप्तक है वो हमारे वर्तमान में काफ़ी थाट से मिलता जुलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबाब और सरोद किस वीणा का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। ठीक है, तो देखिए रबाब और सरोद जो है वो चित्रवीणा का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। ओके, कल्याण थाट्य जन्य 2 मध्यम युक्त रागों में कोमल नी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। अब देखिए कल्याण थाट के अंदर 2 मध्यम युक्त वाला जो राग है, आपने अगर मेरा कल्याण थाट वाला वीडियो जो है वो देखा होगा, उसके अंदर राग केदार जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कोमल नी का भी प्रयोग हुआ है उस राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए, पर वो कहाँ होता है, अवरों में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अवरों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कर्नाटक तालों को चतुस्र जाति के अनुसार कम से ज़्यादा मात्राओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उस हिसाब से अगर आप जब इस कर्नाटक ताल को इस जाति के अनुसार जब आप व्यवस्थित करेंगे तो जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 8 ताल जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा की होगी, तो उस हिसाब से ई जहाँ पे, अब देखिए ई देखिए हर जगह पे दिया है तो हम एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कम वाला कौन सा होगा। कर्नाटक तालें, अगर आपने कर्नाटक ताल नहीं पढ़ी है अच्छे से, जिसके अंदर टोटल 7 तालें हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आई वुड सजेस्ट जो कर्नाटक तालें हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और जाति जो है वो भी पता होना चाहिए कि कौन सी जाति में कितनी मात्रा है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाद्य ऐसा है जो इस राज से मिलता जुलता है, तो वो वाद्य है दिलरुबा। ओके, ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है।
अब देखिए ये सारे नाम जो है ना, ये सारे वादकों के हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा रुद्र वीणा वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि असद अली खान जी जो थे वो एक रुद्र वीणा वादक थे। तो बी का 2 देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो देखिए इसको पहले हटाते हैं, ओके। और देखिए विजय राघव राव जी का जो संबंध है वो बांसुरी से है। तो डी का 1 देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए। क्यों? क्योंकि आशिक अली खान जी का संबंध है सितार से, असद अली खान जी का रुद्र वीणा से, हाफिज अली खान जी का सरोद से, विजय राघव राव जी का बांसुरी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ध्रुव गीति के नाम कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं, प्रवेशिका बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है। तो ये जो हमारा है राइट आंसर ये होना चाहिए। देखिए भंजनी जो है वो हमारे जो अलाप्ती के प्रकार है ना, उनमें से किसी एक का प्रकार है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो ई हम देखते हैं यहाँ पे था, तो इसको भी हटा देते हैं। और विसर्जनी भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ध्रुव गीति के नाम हैं जो कि भरत जी ने दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग वाला आया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए घराने से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने मेरा घराने वाला वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने इन सारे घरानों के बारे में बात करी हुई है। तो देखिए आपको पता होगा कि वहीद खान जो थे उनका संबंध किराना घराना से था, ठीक है। तो सी का 1 देखते हैं कहाँ पे है। सी का 1 देखिए एक ही जगह पे है, यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। जगन्नाथ बुआ जी का संबंध जो रहा वो आगरा घराने से रहा। फिरोज़ खान जी का संबंध दिल्ली घराने से रहा, वहीद खान जी का किराना से, और देव जी परंजपे जी का ग्वालियर घराना से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मुखारी तो एक मेल है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और उत्तरयता मूर्छना है, ठीक है। ये श्रुति है और मैदिनी क्या है, जाती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो डी का 1 देखते हैं कहाँ पे है। डी का 1 सिर्फ एक ही जगह है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको पता होगा महाराणा कुंभ जी का जो ग्रंथ था वो संगीत राज था। ओमकार नाथ ठाकुर जी का जो ग्रंथ था, एक तो प्रणव भारती है जो सबको पता है, और एक संगीतांजलि है। तो मैंने जो जीवनी वाला वीडियो बनाया हुआ है उसके अंदर ये चीज़ आपको बता भी रखी है। तो अगर आपने मेरा जीवनी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। तो डी का जो है वो 2 है, तो देखते हैं कहाँ पे है। वो एक ही जगह पे है और वो यहाँ है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा ये ग्रंथ है संगीत समय सार, वो पार्षद देव जी ने लिखा था, और संगीत सार किसने लिखा था, माधवाचार्य जी ने। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इधर, वो ये पूछा जा रहा है कि आगरा घराने से कौन इन कलाकारों में से संबंधित है। तो अगर आपने मेरा आगरा घराने वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर जो है वो है लताफ़त हुसैन खान जी, ठीक है। तो 4 इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। गुलाम मोहम्मद एंड सज्जद मोहम्मद यूज्ड टू प्ले सूरबहार. Surbahar was a very popular instrument invented by तानसेन। देखिए ये ए तो सही है, बट बी हमारा जो जो रीज़न दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि तानसेन के समय पे सूरबहार का आविष्कार हुआ ही नहीं था, ठीक है। अगर हुआ भी था तो तानसेन जी ने तो बिल्कुल इसका आविष्कार नहीं किया था। तो 3 जो है वो सही होगा, ए करेक्ट है, आर करेक्ट नहीं है। ओके, अयुगम संज्ञा का प्रयोग किस ताल जाति के लिए किया जाता है? तो ये त्रयस्त्र जाति के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुकरी किस वर्ग का वाद्य है? तो मधुकरी जो है वो एक सुशिर वाद्य है। ओके, अब इसमें पूछा जा रहा है कि रे प ग म रे सा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? देखिए मियाँ मल्हार के अंदर बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। तो हम भी देखते हैं कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, शहाना भी दिया है, नाइकी कान्हड़ा दिया हुआ है और गौड़ मल्हार दिया हुआ है। तो ये आपको पता होगा कि गामा रेसा ये जो फ्रेज़ है ये
जैसे दरबारी कांगड़ा में यूज़ होता है वैसे ही नाइकी कांगड़ा के अंदर भी यूज़ होता है। तो बी और सी सही है, तो सेकंड आंसर हमारा सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वादशा स्वर मूर्छना किसने इंट्रोड्यूस किया। देखिए, बृहदेशी ग्रंथ के अंदर मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मतंग जी ने ये जो सिद्धांत है, द्वादशा स्वर मूर्छना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, मतंग जी ने दिया था। तो 4 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचम जो स्वर है मध्यम ग्राम का, उसके अंदर कितनी श्रुतियां हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपको पता होगा, वो क्या है, 3 है। निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर में वर्णित उत्तम वाद्यकार के लक्षण को इंगित कीजिए। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इवन इससे डिटेल एक पीडीएफ, थ्योरी का पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, जहाँ पे ये चीज़ें बता रखी हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आप ऐसे पीडीएफ का एक्सेस जो है वो ले पाएँ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी, ये दोनों सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो ऐसे देखेंगे तो थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में 9 श्रुति वाला षडज मध्यम भाव संवाद निम्नलिखित में से किन स्वरों में स्थापित होता है। तो देखिए, पहले तो आपको मध्यम ग्राम का वो पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पे कितनी श्रुतियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप, जैसे मैंने स्वर संवाद करके एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे षडज मध्यम भाव संवाद जो है वो कैसे स्थापित कर सकते हो, वो मैंने उसमें बता रखा है। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रे और पा। मध्यम ग्राम की ध्यान देना आप लोग कि ये मध्यम ग्राम की बात हो रही है और मध्यम ग्राम में जो श्रुति की अवस्था है वो अलग है। तो आपको वो अवस्था जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सी श्रुति पे कितने, कि कौन से स्वर पे कितनी श्रुतियाँ हैं। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि षडज मध्यम भाव संवाद किस में है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इधर जैसे लिखा है कि मध्यम ग्राम की इधर बात हो रही है तो उसी के संदर्भ में आपको आंसर देना है। ओके, ये देखिए, मैच द फॉलोइंग करके ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आपको पता होगा जल तरंग जो है वो एक घन वाद्य है। तो चलिए, डी का हम फर्स्ट देखते हैं कहाँ पे है। तो वो एक ही जगह पे है, वो यहाँ है। तो सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। दुंदुभी जो है ये अवनद्य वाद्य है। ठीक है, बाण जो है ये ऑब्वियसली एक तंत्री वाद्य है और तूना जो है एक सुशिर वाद्य है और जल तरंग घन वाद्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि प्रकाश रागों में अधिकतर कोमल रे धा स्वरों का प्रयोग होता है। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। कुछ रागों में अपवाद रूप में यह नियम शिथिल भी होता है। तो ये भी सही है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा, राग पूरिया जो है वो एक संधि प्रकाश राग है। तो उसके अंदर भी आप देखोगे अगर कि उसमें देखिए रे तो कोमल है पर धा जो है वो कोमल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संधि प्रकाश राग नहीं है, वो बिल्कुल है। तो इसीलिए अपवाद के रूप में ये नियम जो है वो कभी कभी शिथिल भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है कथन 1, कथन 2 दोनों सही है। देखिए, अगर आपने मेरा कल्याण थाट वाला जो वीडियो है वो देखा है तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि श्याम कल्याण वाला फ्रेज कौन सा है। देखिए, श्याम कल्याण वाला जो फ्रेज है वो है बी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें तीव्र माँ है पहली बात, उसके साथ साथ गामा रे। ये गामा रे क्या है? एक कामोद अंग है। गामा रे क्या है? कामोद अंग है, जो मैंने आपको बताया भी है कि श्याम कल्याण में कल्याण और कामोद अंग दोनों है। तो उस हिसाब से इसका तो ये आंसर होना चाहिए। तो बी का 4 देखते हैं कहाँ है। देखिए एक ही जगह पे है, तो ये राइट आंसर हमें मिल जाएगा। ये मापा गामा गा जो है ये बिहाग अंग है। ठीक है, कामोद अंग देखिए ये रहा, रे पा गामा पा गामा रे। अब देखिए रे पा आ रहा है इधर, पर ही नहीं आया है ना, रे पा है, तो ये कामोद अंग है, तो ये इससे मिल जाएगा। और ये जो है ये फ्रेज जो है ये श्री अंग है। ओके, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि तोड़ी थाट के राग कौन से हैं। देखिए गुजरी तोड़ी बिल्कुल है। ठीक है, मियाँ की तोड़ी भी गुजरी थाट का ही राग है, पर बिलास खानी थोड़ी जो है वो तोड़ी थाट का राग बिल्कुल नहीं है। तो इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर होगा ए एंड डी, तो 4 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंबित ख्याल के लिए कौन से ताल हैं जो इनमें से प्रयोग होते हैं। तो चलिए देखते हैं।
झुमरा ताल बिल्कुल होती है और तिलवाड़ा ताल तो होती ही इसीलिए है विलंबित ख्याल के लिए, तो उस हिसाब से बी और सी हमारा सही होना चाहिए। ओके। गामा पधा स्वर के वादी स्वर को दर्शाने वाले राग के सही क्रम को इंगित कीजिए। अब देखिए हमें ये सीक्वेंस वाइज बताना है कि वादी स्वर पहले गा किसका है फिर मा किसका है। समझ गए आप? क्वेश्चन को पहले समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सारा कल्याण थाट के राग पूछे हुए हैं, है ना। तो अभी देखते हैं हम कल्याण थाट के रागों के बारे में। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए भूपाली का जो वादी स्वर है वो गा है, तो सी सबसे पहले होगा। तो देखिए सी सबसे पहले कहाँ है? यहाँ पे है, तो यही राइट आंसर हमारा है। हमें हमारा राइट आंसर मिल गया है। ओके। अब देखिए जब राइट आंसर मिल गया है तो आपको ऑलमोस्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। अगर एक भी ऑप्शन अगर मैच हो जा रहा है तो बिल्कुल उसको सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग कोमल ऋषभ आसावरी के अवरों में कोमल नी और कोमल ग वर्जित करने से किस राग के स्वर प्राप्त होंगे? तो देखिए जैसा आपको पता ही होगा कि जो राग कोमल ऋषभ आसावरी है वो कैसे जाता है, आरों में कैसे जाएगा, सारे म प ध सा जाएगा। अवरों में देखिए अब बोल रहे हैं कि नी और कोमल नी और कोमल गा हटा दो, तो वो देखिए सीधा सीधा हमारा गुणकली राग बन जाएगा। ठीक है। गुणकली राग जो है वो भैरव थाट का राग है। भैरव थाट के राग के ऊपर भी वीडियो जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है उसको भी ऑन रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शोरी मियाँ के पिता कौन थे? तो गुलाम रसूल जी शोरी मियाँ के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य सप्तक के सारे गा की आवर्ती क्रमशः मध्य सप्तक के सारे गा की आवर्ती से क्या होती है? तो देखिए आधी होती है, तो इसका राइट आंसर है 1। ओके। पूछा जा रहा है, द मेजर ऑफ सेमीटोन इन अ टेम्पर्ड स्केल इज 100 सेंट। तो 1 जो है इसका राइट आंसर है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरत की वीणा का गंधार, आज के सितार का धैवत और मतंग का मध्य सप्तक, ये तीनों एक ही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, और लिखा है भरत ने मध्यम को अविनाशी या अविलोपी स्वर बोला है। बिल्कुल बोला है। तो देखिए हमारा जो कथन 2 है, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, बट स्टेटमेंट 1 गलत है, तो इसका राइट आंसर है 4। ओके। अब पूछा जा रहा है, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के इसमें से शिष्य कौन कौन से रहे? देखिए ओमकार नाथ ठाकुर जी बिल्कुल थे, विनायक राव पटवर्धन जी भी थे। तो चलिए ए और डी देखते हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ पे है। यहाँ पे अगर ए नहीं है तो इसको तो सबसे पहले हटा देंगे। यहाँ पे भी नहीं है, इसको भी हटा देंगे। नारायण राव व्यास जी भी पुलुस्कर जी के शिष्य थे, और बालकृष्ण बुआ जो थे वो इनके गुरु थे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सी और डी। ओके। अब इसमें पूछा है कि प्रबंध का अंग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ध्रुवा, क्योंकि ध्रुवा जो है वो प्रबंध का धातु है, प्रबंध का अंग नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर स्केल की तरह कौन सा ऐसा थाट है जो मेजर स्केल की तरह है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिलावल। ठीक है। मेजर स्केल का मतलब है वही शुद्ध सप्तक। ठीक है। तो देखिए ये समय सिद्धांत से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 4 to 7, क्योंकि जिसमें कोमल रे होता है और शुद्ध गा होता है, उनका जो राइट टाइम होता है वो क्या होता है? 4 to 7। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने रागों का समय सिद्धांत जो है वो अच्छे से पढ़ा है, या रागों का जो समय चक्र है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में वृंद वादन का जिक्र कौन से चैप्टर में हुआ है? प्रकीर्ण अध्याय के अंदर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठुमरी के लिए कौन सी ताल जो है वो प्रयोग होती है? देखिए दीपचंदी होती है, क्योंकि अब देखो पीछे हमने देखा कि तिलवाड़ा और झुमरा तो नहीं होता है, क्योंकि वो किसके लिए है? वो है विलंबित के लिए। और सूल ताल मैंने आपको बताया ध्रुपद के लिए, तो बचा दीपचंदी। ठुमरी के लिए दीपचंदी ताल का प्रयोग होता है। तो 4 इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए घराने से संबंधित क्वेश्चन है। घराना भी कौन सा है? सितार के जो घराने हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको पता होगा रविशंकर जी का संबंध जो था वो मेहर घराने से था, और अगर आपने इनकी जीवनी पढ़ी है तो ये आप बहुत इजीली बता पाएंगे, है ना, क्योंकि जीवनी ये पूछी गई है हमारे सिलेबस में। रविशंकर जी की जीवनी दे रखी है भारत रत्न वाले सेक्शन में। तो इसका देखते हैं अब D3 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, तो ये ही इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि फ़कीर उल्ला ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो उन्होंने राग दर्पण लिखा था। ठीक है। निम्नलिखित को वाद्य संगीत में किसी राग के प्रदर्शन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आलाप ही आएगा, फिर जोड़ आएगा, देन उसके बाद मसीद खानी गत, देन रज़ा खानी गत। ठीक है। तो उस हिसाब से जो राइट आंसर इसका होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ओके। 17वीं सदी में लिखे हुए ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। संगीत परिजात बिल्कुल है। रस कौमुदी जो है वो 17वीं शताब्दी का नहीं है, तो ये नहीं होगा। राग दर्पण जो है वो भी 17वीं सदी में लिखा गया है। और राग तत्व विबोध भी तभी लिखा गया है, क्योंकि संगीत समय सार जो है वो शारंग देव जी के टाइम का है, जो उनका 13 है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि ई कहाँ पे है। ई अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। जैसा मैंने बताया ये भी नहीं है, तो ये भी हटा दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट पूछा है ब्राह्मी वीणा का अन्य नाम क्या है, तो ये आपको पता ही होगा। इसका जो अन्य नाम है वो है घोषवती वीणा। मैंने ये वीणा के प्रकार वाली वीडियो में आपको डिटेल में बता रखा है। ओके। अब देखिए फिर से राग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए कर्नाटक मेल से पूछा है और हिंदुस्तानी थाट से पूछा है कि कैसे जो कर्नाटक मेल है वो हिंदुस्तानी थाट में क्या है। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है कि ये जो नाम है ना ये पूर्वी के लिए होता है यूज़, कर्नाटक उसमें, है ना। तो ये बी का 4 कहाँ है देखते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहले ये हटाते हैं और ये भी हटाते हैं। ओके। तोड़ी के लिए ये यूज़ होता है, तो डी का 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। गमन प्रिया जो है वो मारवा थाट के लिए यूज़ होता है। नट भैरवी जो है वो आसावरी के लिए यूज़ होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राग में विकृत स्वर की अधिकतम संख्या है, तो ये तो बिल्कुल रामकली होना चाहिए, क्योंकि देखिए रामकली में रे कोमल, धा कोमल, म तीव्र, नी कोमल, तो सबसे ज़्यादा तो रामकली ही है, तो रामकली राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत पद्धति का अंतर्गंधार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है, तो वो शुद्ध गा के समान है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर साम्य की दृष्टि से राग शुद्ध मलार व बिलावल मेल जन्य दुर्गा समान है। बिल्कुल ये सही है। राग दुर्गा में ध म रे पर स्वर संगति के प्रयोग से शुद्ध मलार की छाया का निवारण हो जाता है, ये भी सही है। तो ये हमारा राइट आंसर है, मतलब ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाद्यों का कालक्रम अनुसार इंगित करें। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़ है, कालक्रम देखा गया है तो सबसे एंड में तो वही आएगा जो अभी लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट तो मेरे ख्याल से मोहन वीणा होना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसका हाल ही में, मतलब लेटेस्ट तो देखिए यही है। तो डी देखते हैं सबसे लास्ट में कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। देखिए दुदुम्बी जो है ये भरत के समय का वाद्य है, तो सबसे पहले इसको आना चाहिए। तो देखिए सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है सबसे पहले, तो ये हमारा राइट आंसर है। पहले दुदुम्बी था, फिर मृदंग, देन सितार, देन मोहन वीणा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीसा गामा ग सा स्वरावली में सा को पा मानने से प्राप्त स्वरावली किन रागों में प्रयोग की जा सकती है। इस फ्रेज के सा को जब पा मान लेंगे तो ये फ्रेज आपको मिलेगा, मतलब ये स्वर संगति आपको मिलेगी। तो देखिए ये स्वर संगति जो है म प नी सा, मतलब ये शुद्ध नी है, देन कोमल नी है। ये तो देखिए सबसे पहले वृंदावनी सारंग का ही एक मेन फ्रेज है। ठीक है। तो हम देखते हैं सी कहाँ पे है, तो देखिए सी सिर्फ यहाँ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेज जो है देखिए बिल्कुल सही बात है, तिलंग के अंदर भी ये फ्रेज जो है यूज़ होता है। तो सी और ई जो है इसका राइट आंसर होगा। मदमात सारंग नहीं होगा, क्योंकि मदमात सारंग के अंदर नी कोमल रहता है, शुद्ध नहीं होता है। तो ये उस हिसाब से देख सकते हैं कि ये राइट आंसर बिल्कुल हमारा सी और ई, मतलब वृंदावनी सारंग और तिलंग है। उद्ग्रह का संबंध किससे है ये पूछा है, तो देखिए ये प्रबंध से रिलेटेड है। ठीक है। प्रबंध के धातु में से ही एक है उद्ग्रह। ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन ताल से रिलेटेड है और ये विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विभाग मतलब कि पहले विभाग में 2 मात्रा किस ताल के अंदर है। तो देखिए पहले विभाग में 2 मात्रा जो है हमारी झप ताल के अंदर होती है। तो बी देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। अब देखिए 3 मात्रा कौन सी ताल में होती है। अब देखिए कौन सी ताल के पहले विभाग में 3 मात्रा होती है, अब हमें ये देखना है। ठीक है। दादरा देखिए 3 मात्रा का है ना, तो ये सी हो जाएगा, मतलब पहले बी देन सी। तो ये जो है हमारा सही आंसर है।
ए नहीं हो सकता क्योंकि तिलवाड़ा में तो 4 होती है ना, पहले विभाग में तिलवाड़ा के अंदर 4 मात्रा होती है, तो ये नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा, पहले होगा झपताल जिसके पहले विभाग में 2 मात्रा है, देन दादरा जिसके पहले विभाग में 3 मात्रा है, देन उसके बाद हमारा है तिलवाड़ा जिसके अंदर पहले विभाग में हमारा 4 मात्रा है, देन धमार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत आराम से सॉल्व करना है और ध्यान दे के सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में सालक सूड प्रबंध के कितने भेदों का उल्लेख है? तो उसमें 7 भेदों, 7 प्रकार जो हैं वो दिए हैं सालक सूड प्रबंध के शारंगदेव जी ने, तो इसका राइट आंसर है 1। अब देखिए ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है ना, ये आपको बिल्कुल रीड करना ही नहीं है, आपको इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आप क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है थाट और राग से रिलेटेड है। देखिए कोमल ऋषभ आसावरी का थाट क्या है? भैरवी है। ए का 2 देखते हैं कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, दरबारी कानड़ा बिल्कुल आसावरी थाट का राग है। ठीक है, और सूहा जो है हमारा काफ़ी थाट का राग है, और रागेश्वरी खमाज थाट का राग है। ओके, अब ये देखिए फिर से ये जो क्वेश्चन आया है स्वर संगति वाला क्वेश्चन है। ठीक है, राग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। अभी देखिए ये फ्रेज जो है ना, ये गौड़ मल्हार का फ्रेज है, तो डी का 2 देखते हैं कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह पे दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये फ्रेज जो है ये तिलक कामोद का है। ठीक है, ये फ्रेज जो है ये देसी का फ्रेज है। ठीक है, और ये फ्रेज जो है नाइकी कानड़ा का है। ओके, अभी देखिए जहाँ पे रे ज़्यादा है ना वो श्री होगा, क्योंकि श्री के अंदर कोमल रे का स्थान बहुत ज़्यादा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है, तो ए का तो 3 होना चाहिए, ए का 3 यहाँ पे है, तो उस हिसाब से ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, राग से रिलेटेड है। मध नीसा रे, ये स्वर का प्रयोग किस राग के अंदर होता है? ये पूछा जा रहा है। देखिए माँ तीव्र है, धा कोमल है और रे कोमल है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं बागेश्वरी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए भटियार भी नहीं होगा, अभी मैंने बताया ही आपको, भटियार राग के अंदर जो है धा शुद्ध होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें क्या बच रहा है, ए, सी और डी, और वो कहाँ पे है? यहाँ पे बिल्कुल दिया है। तो ये कहाँ पे फ्रेज यूज़ होता है? बसंत में होता है, बिल्कुल होता है, गुजरी तोड़ी के अंदर भी होता है, और परज में भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर वही चीज़ पूछी जा रही है कि रेगा म ध म, अगर इसके शुद्ध माँ को हम सा मान लेंगे तो कौन सा रागांग है जो उत्पन्न होगा? तो देखिए वो तोड़ी रागांग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्याऊ का चिकारा किस वर्ग का वाद्य है? तो देखिए ये तत्वाद्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर मंडल को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए स्वर मंडल को प्राचीन काल में मद कोकिला वीणा के नाम से जो है वो जाना जाता था। इस स्वर मंडल से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मद कोकिला वीणा से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचित्र वीणा वादकों के नाम चुनिए। देखिए इसमें लाल मणि मिश्रा जी का नाम तो बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है, डी देखते हैं, देखिए 3 जगह दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। ओके, और देखिए ज़फ़र खान जी जो हैं वो भी एक विचित्र वीणा वादक थे, तो सी और डी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी और डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयाचा इज़ अ फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? मतलब ये कामयाचा जो है वो कौन से प्रदेश का लोक वाद्य है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगी किस वर्ग का वाद्य है? तो ये एक सुशिर वाद्य है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।